अब तो सिर्फ टेस्ट बेस्ड डायग्नोसिस लाइव हो गए, वी आर We're लाइव। live now. Okay, okay, fine. We are live now. शो स्टार्ट आप कर रही हैं अस्मा या रोमान कर रही हैं? आप करेंगी रीना दीदी, विल गोइंग टू। समरीना करेंगी ना मेरे ख्याल से तो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। welcome to the 16th episode of the Strategy Lab, and today our topic is about the silent majority. We have our analyst, Roman, and Miss Mariam Afzal, and Miss Asra Naqvi, and me, Miss Asma Ahmed. So, welcome all the panelists on board and all the audience to the Sign थैंक Up यू। platform. So, first, I would like to say that Mariam should start the topic and should highlight about some views on that very special topic, which is about the silent majority, which is the part of the every classroom. So Yes, I hope Mariam will start. yes, thank you so much, Asma. Assalamu alaikum everyone. I'm pretty sure that I'm audible to all of you. Audience जो है वो उसको सुन रहे हैं, मुझे सुन सकते हैं और मुझे देख भी सकते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करा दिया है, द साइलेंट मेजॉरिटी। बेसिकली मेरा जो अब कम्युनिकेशन होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। हम बहुत सारे जो टीचर्स हैं या बहुत सारे जब हम स्टूडेंट्स भी थे तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम भी और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि खामोश रहते थे और वो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से या किसी भी शाइनेस की वजह से या किसी भी प्रेशर की वजह से उस तरह से नहीं सामने आ पाते थे, जबकि उनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद भी होता था। एज अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। मैं तो एक एक्टिव और एक लाउड स्टूडेंट ही थी, लेकिन मेरे साथ बहुत से ऐसे बच्चे थे। फिर मैं जब खुद टीचर बनी, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मेरे जो पीयर्स हैं या जो बहुत से ऐसे बच्चे जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी, और उस पोटेंशियल को सामने नहीं वो आ सकते बिकॉज़ वो शाय होते हैं या उनका किसी भी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है या एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स, सर्कमस्टांसेस की वजह से वो उस तरह से अपना शो अप नहीं कर सकते। So this topic is related to that majority who are brilliant, who are exclusively smart, but they are shy. So as a teacher, I think that if we apply some strategies, some kind of techniques, or some kind of activities in the classroom where the environment become comfortable for them, where they feel at home or they feel got along, so in this way we can reduce the pressure। अब कोई भी वजह हो सकती है उनके शाय होने की, और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ क्लासरूम एनवायरनमेंट में हो ऐसे, जैसे ही वो क्लास से बाहर निकले वो बहुत आउटस्पोकन बच्चे बन जाएं। ये मैं स्कूल लेवल पे भी बात कर रही हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई, और ये मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बात कर रही हूँ। So, as a teacher, I think we should address, and in my opinion, I have some kind of strategies or tools that can help polishing or emerging or pointing out those shining stars जो कि छुपे हुए होते हैं, डिम हुए हुए होते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में। So, I think one strategy which I use and I think that could be beneficial is think, pair, and share. If we apply in the classroom the think, peer, share activity, for example, if I understand, if I started realizing and observing that one or two boys, they are quite shy, and they are specifically shy in that particular lesson, maybe due to they don't like the subject, maybe due to they don't like the teacher, maybe anything can happen. So if we use the strategy of think, pair, and share, like as a teacher, if I am, suppose I'm a teacher and I pair that boy with a boy जो कि थोड़ा सा क्लास में आउटस्पोकन है या ज्यादा लाउड है, या आप कह लें कि ज़्यादा प्रोमिनेंट या डोमिनेट करता है। सो वो दोनों की एनर्जीज़ जो हैं, वो दोनों की अगर वो
उनको इस एक खास एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम के लिए लेसन के अंदर थिंकर शेयर एक्टिविटी कराई जाए, तो उन दोनों की एनर्जीज भी आपस में ट्रांसफर होकर थोड़ी सी बैलेंस हो जाएंगी। और आई थिंक व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग इंडिविजुअली एंड देन दे डिस्कस इट इन पेयर्स, सो आई एम श्योर कि उस वक्त जो उनका शेयर करना होगा और फिर उस वक्त उनका जो एक्सप्रेस करना होगा, वो भी उन बच्चों के जो शाय या साइलेंट है उनकी उसको साइलेंस को या शाइनेस को ओवरकम कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा जो है वो एक खास बच्चे के साथ महसूस करता है, अच्छा ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जर्व किया ये वाली चीज, आई मीन लाइक अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर भी। और ये चीज मैंने ये जो ग्रेड 4, 5, 6 है, ये चीज मैंने उनमें भी ऑब्जर्व किया कि इस तरह की टेक्निक्स यूज करने से I found better results. So that's why I'm sharing these techniques that will help those girls or boys, those learners, those students to come out and express their opinions and start feeling comfortable in their with their class fellows. So small group discussions में अगर एक बच्चा एक के साथ comfortable नहीं है तो 4 का ग्रुप बना लें, आप 3 का ग्रुप बना लें, आप 5 का ग्रुप बना लें, और उस ग्रुप के अंदर आप उनको क्लासरूम के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, यू कैन जस्ट टेक 5 minutes out of that activity, और आप उस एक्टिविटी में से उनको ये कह सकते हैं कि ओके, आई एम गिविंग यू 5 minutes एंड दीज आर द ग्रुप्स, और यू कैन ग्रुप योर सेल्फ एज वेल इफ यू वांट। ये वाले 4 बच्चे अपनी पसंद से वो फिर डेमोक्रेटिक अप्रोच भी हो जाएगी कि जहाँ बच्चों के पास फ्रीडम होगा कि अपनी मर्जी के बॉयज के साथ पेरेंट कर सकते हैं। और उसके बाद when they started sharing, और फिर they're discussing, and after 5 minutes when they started giving their outcomes, they're expressing their views, सो उसके अंदर भी उन बच्चों को चांस मिलेगा कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को, और उनका जो एक शाइनेस या साइलेंट पार्ट है वो वोकल हो जाएगा। एंड कुछ बच्चे सवालों के जवाब तो दे देते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं करते खुद से चीज़ों को, मैंने ये भी नोटिस किया, लाइक आई मीन लाइक दे उनके वो जो लीडर वाली चीज़ है ना, उसके अंदर वो कहीं छुपी हुई होती है जो कि वो खुद से भी सामने लाना पसंद नहीं कर रहे होते। सो वी कैन असाइन द रोल समटाइम्स कि ओके, जब मैं आऊँ क्लासरूम में एंटर होंगी तो आपने कोई खास चीज़ है जो आपने करनी है मेरे साथ, आपने अगर इफ इट्स सेकेंडरी लेवल या प्राइमरी लेवल तो आपने नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देनी है, और आपने बोर्ड पे मेरे लिए कुछ प्रेप करना है, या अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के ऊपर हो तो यू कैन set the projector for me or something like that. So उस तरह के रोल्स असाइन करने से उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो लीडरशिप वाली चीज और वही चीज कि यस वी आर समवन और हमें वैल्यू किया जा रहा है, उस वजह से भी उनकी जो शाइनेस है वो ओवरकम हो सकती है। और वन मोर थिंग जो कि मुझे लगता है सभी टीचर्स करती हैं, जो भी बहुत बेनिफिशियल है मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, दैट इज इफ दैट बॉय हु इज द मोस्ट साइलेंट, उसी को खड़ा करो बात करने के लिए। मैं सही कह रही हूँ ना? आई मीन लाइक बहुत से आप लोगों ने भी ये चीजें की होंगी कि वो बच्चा जो चुप रहता है, हम सब उसी को कहते हैं कि नहीं तुम जवाब दोगे, तुम बोलोगे। ऐसा है कि नहीं है? होता है मतलब ऐसा कि ही होता है. We must give them the chance first. To we must हम्म। ask them to let them speak and expose themselves first. यस, और वो हम यही करते हैं कि अच्छा कोई सवाल है, अगर कोई और कोई ओपिनियन है क्लास में, अगर एक जनरल डिस्कशन है, सो हम जब वो एक इनपुट ले रहे होते हैं बच्चों से कि अच्छा बताएं, या हम रिकैप कर रहे होते हैं कि अच्छा हमने पहले क्या किया था, पिछले वीक्स में क्या किया था, या कल क्या किया था, या जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है, सो हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। सो आई थिंक हम बहुत से टीचर्स का ये काम होता है कि जो बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर रहा, हम उसको जरूर पूछवाते हैं कि ओके स्टैंड अप एंड से समथिंग, एनीथिंग। सो उससे उस बच्चे को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ओके फाइन, टीचर मुझे स्पेयर नहीं करेगा, टीचर वांट्स स्पेयर मी, और मैं मुझे जवाब देना ही देना होगा, तो फिर उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है और वो स्टार्टेड गेटिंग अलोंग। सो आई थिंक ये वाली जो स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल है उस बच्चे को शायनेस से निकाल के वोकल और एक्सप्रेस करने में। और अच्छा एक और चीज ये है कि जैसे मैंने भी कहा, कोई भी डिस्कशन है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सपोज अगर कॉम्प्रिहेंशन है या कोई भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं, सो उस ओपन एंडेड डिस्कशन के अंदर वी स्टार्ट मेंशनिंग especially those boys who are not willingly participating in the discussion, or it's a group discussion, a whole class, so उसके अंदर भी हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि प्लीज हमें अपना ओपिनियन बताएं। और फिर जब वो उसमें थोड़ा सा शाय कर रहे होते हैं तो फिर बीच में उनको थोड़ी बहुत इनपुट दे देते हैं कि ओके आपके ख्याल में ये होगा, देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग अप, कुछ ना कुछ करना शुरू वो कर देते हैं। So there are these kind of
strategies which I believe works and which worked in my case. So मैंने आपके साथ वो शेयर की. एक और चीज छोटे लेवल्स के ऊपर मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं यही वो बात है ना कि एक ज्यादा बोलने वाले बच्चे और कम बोलने वाले बच्चे को साथ बिठाती हूँ तो दोनों की एनर्जी थोड़ी सी जो है ना वो ट्रांजिट या ट्रांसफर होती हैं तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाती हैं चीजें. सो उसमें भी एक पॉजिटिव मुझे रिजल्ट्स नजर आए थे. दीज आर फ्रॉम माई साइड. और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी प्लीज अपना इनपुट दें स्ट्रेटजीज के ऊपर कि आपका अपना क्या ख्याल है इसको लेकर. Strategies एक आध share मिनट. करिए Mariam आपने. Actually, one Nice to thing I listen need about to it. discuss here. Like day before yesterday, it happened into my class when I went into the classroom. Like as a head of the school, I used to go. और सिर्फ हमारा काम ये नहीं होता कि हम बच्चों को लाइक ऐसा हेड है तो हम डरा के रखें, उनको धमका के रखें और बस आप एक टफ लुक देते रहें कि स्कूल में एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन हो. यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम. ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्ट का लेवल इज समथिंग एल्स. बट अब उसमें क्या हुआ था, देन आई सॉर्टेड आउट के फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिमेन वेरी क्वाइट व्हेन एवर आई यूज्ड टू एंटर इनटू द क्लासरूम. सो व्हाट आई डिड, I called them and I said, okay, fine, come. Now you have to come in my office and you have to sit. First they started crying. They were grade 2 students. अब वो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है तो वो बच्चे रोते हैं. अच्छा, देन आई टॉक टू देम कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं. दे वर क्वाइट. उनके पास कोई जवाब नहीं था. शायद उनके पास कोई वाकई में जवाब नहीं होगा, उनसे किसी ने पूछा नहीं होगा. देन व्हाट आई डिड कि मैंने उन बच्चों को उन स्टूडेंट का पेयर अप कर दिया जो बहुत टॉकेटिव थे. एंड आई मेक देम रिस्पॉन्सिबल कि नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि every time when I will be coming up, so your friend will at least have to speak with me for like 2 lines or 2 sentences. If she or he will not going to speak, then I will going to ask from you. So like now Okay. they are working over them कि इनको बोलना है. Very good. तो आई थिंक हम जब ये पेयरिंग कराते हैं ना तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ता है. एंड हाँ लिटरली पड़ता लाइक है. yesterday when Yes. I went, so I see that I cannot say कि एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, बट एटलीस्ट मुझे कुछ अच्छा नज़र आया उन बच्चों में. तो हम ये वाली स्ट्रेटजी भी हाँ यूज कर बिल्कुल. सकते हैं पेयरिंग हाँ कराते वही ना एक वो कंपेयर वाली कि हाँ बच्चे आपस में इकट्ठे उनको कह दो टॉकेटिव. और मुझे लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा स्पिरिचुअली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो जो एनर्जीज होती है ना वो भी शिफ्ट हो रही होती है कि टॉकेटिव वाला जो है वो कम टॉकेटिव वाले के साथ दोनों बैलेंस आउट कर रहे होते हैं समहाउ. सो वो भी एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रहता है उसमें. एग्जैक्टली. यस दैट्स तो वो दैट्स जो ग्रेट. पेयर वो होता है. अच्छा, what I believe, like ये एक बड़ा है यार, खासा बहुत अच्छा ये टॉपिक है. और इन एवरी क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू फेस दीज थिंग कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि हम जिनको कैटेगराइज भी कर रहे होते हैं अबव एवरेज, एवरेज एंड द बिलो एवरेज वन. तो अबव एवरेज तो ऑलवेज दे आर रिस्पॉन्सिव, टॉकेटिव, दे हैव टू यूज टू शेयर देयर थॉट्स इन एवरीथिंग. बट जो बच्चे शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर नॉट used to speak in a louder way. और उससे जो वो आउटशाइन हो रहे होते हैं, मतलब जो बच्चे जो कि टॉकेटिव है वो आउटशाइन हो रहे होते हैं और ये बच्चे थोड़ा पीछे जा रहे होते हैं. अब अ गुड टीचर नीड टू took all the student in a one go कि उनके सारे बच्चे. और मैं हमेशा जो अपने एज अ हेड मैं अपने टीचर से ये कहती हूँ, अबव एवरेज स्टूडेंट तो करेगा ही, मुझे चाहिए बिलो एवरेज को आप अबव एवरेज पे नहीं करें. तो वो आप जब लाएंगे जब आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, जब आप क्लास का एनवायरनमेंट इतना सेफ और कंफर्टेबल करेंगे. द फर्स्ट थिंग व्हिच आई थॉट कि टीचर को क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. And that environment should be very safe and very supportive, very calm for the child कि वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करे, अपना फीडबैक देना शुरू करे, वो बात करना शुरू करे, वो बोलना शुरू करे. वो जब वो बोलेगा तो वो क्रिटिकली थिंक करना शुरू करे. वंस दे स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली तो चीजें जो हैं वो खुद ब खुद आपकी जो है वो एक फ्लो में आना जो है वो स्टार्ट होगी. तो जो अकॉर्डिंग टू मी जो पहली स्ट्रेटजी हर टीचर को अप्लाई करनी चाहिए, वो अपने इस क्लासरूम एनवायरनमेंट को इतना सेफ करे, इतना कंफर्टेबल करे बच्चे के लिए, उसको इतना कंफर्ट जोन दे. देने की जरूरी नहीं कि टीचर बच्चे के साथ फ्रेंडली, टीचर की एक स्माइल इनफ होती है बच्चे को उससे कंफर्टेबल करने. Once you start to smile and look towards the child in an empathetic way, आपका जब एक प्यारा सा एक स्माइल करके आपके फेस का लुक ही अलग हो जाता है. तो आप जब आप एक बच्चे को स्माइल करते हुए देखते हैं और उससे मोहब्बत वाली, क्योंकि मोहब्बत की जबान ऐसी है जो ना भी बोले तो सामने वाले तक ट्रांसफर हो जाती है. तो जब एक टीचर एक प्यार से मोहब्बत से अपने बच्चे को देखती है, वो बच्चा खुद ब खुद ईज होना शुरू हो जाता है, कंफर्ट होना शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टीचर से चीजें डिस्कस करना
स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, बट से स्टार्ट स्पीकिंग, वंस दे स्टार्ट शेयरिंग देयर थॉट्स, तो वो आहिस्ता 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 खुद ब खुद पढ़ाई की तरफ भी आ जाएगा और सारी चीजों को करेगा. देन सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन. अपनी एक्सपेक्टेशन कि व्हाट यू वांट फ्रॉम द चाइल्ड. मैं अपने बचपन की बात याद करूं. वन ऑफ द माय टीचर व्हिच आई यूज्ड टू रिमेंबर इन माय, मतलब मैं उन्हें भूल ही नहीं पाती कभी. इतने बेहतरीन टीचर थे. उनका हमसे एक होता था, ही वॉज माई मैथ टीचर, ही यूज्ड टू से, वो हमेशा कहते थे 1000 दफा पूछना है, 1000 दफा मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, बट वंस आई क्वेश्चन आई वांट एन आंसर. फिर मुझे आंसर चाहिए. तो जब तक नहीं समझ आ रहा है कि एक स्टेप पे मुझसे पूछो, 50 दफा पूछो, मैं बताऊंगा, हर बच्चे को बताऊंगा, जो पूछोगे वो बताऊंगा, लेकिन जब मेरी क्वेश्चन की बारी आएगी तो मुझे आंसर सबका चाहिए. तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन हमें क्लियर और बता देते थे कि दीज आर माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. हम उसी लाइन पे काम करते थे. तो हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत से स्कूल हेड्स, बहुत से जो आपके जो कोऑर्डिनेटर्स, जो भी मतलब हेड पोजीशन पे हैं, वो टीचर्स तक को ये कह रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं बताते. आपकी 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 एक्सपेक्टेशन क्या है, आप सामने वाले से चाह क्या रहे हो, और उससे डिमांड कर रहे होते हैं कि परफॉर्म करके दिखाएं, और उसके बाद कह रहे होते हैं कह के कराया तो क्या कराया, खुद से क्यों नहीं किया इन्होंने. दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. तो आप बच्चे के साथ टीचर ये चीज कर रहे होते हैं कि हमने कह के कराया तो क्या कराया, ये खुद से हमारी रिस्पेक्ट करे, ये खुद से, तो ये सारी चीजें खुद से नहीं हो सकती. यू आर द गाइडर, यू आर द फैसिलिटेटर, यू आर द टीचर, यू हैव टू गाइड द चाइल्ड इन एवरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ. टीचर का काम ही यही है कि उसे गाइड करना है, बच्चे को उसकी रहनुमाई करनी है उसकी लाइफ के हर स्टेप में, हर पॉइंट के ऊपर, हर जगह के ऊपर. दूसरा, यू शुड बी रेलिवेंट. यू शुड भी, आपका जो भी डिस्कशन है, आपकी जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें है, उसको रेलिवेंट करें. अपनी जो भी, अगर आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको अपनी जो आपका एनवायरमेंट है, अपना जो भी आपका सिनेरियो है, उससे रेलिवेंट करें. अगर आप बात करेंगे यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन स्ट्रीट्स की या अमेरिकन रेस्टोरेंट्स की या अमेरिका की किसी चीज की, वो बच्चा एंगेज ही नहीं हो पाएगा, उसको वो चीज समझ ही नहीं आएगी. आप बात करें रियल लाइफ एक्सपीरियंस की. आई यूज टू रिमेम्बर, मैथ की हमारी बुक होती थी काउंटडाउन, बहुत सारे स्कूलों में चलती थी. वी हैव अ मीटिंग विद द शामलू दुडेजा, हु वाज द राइटर ऑफ द मैथ्स काउंटडाउन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. तो आई यूज टू अटेंड दैट मीटिंग. मैंने वो मीटिंग अटेंड करी, वहाँ शम्लू दुडेजा साहिबा खुद अटेंड कर रही थी, वो मीटिंग मौजूद थी. तो शी यूज टू आस्क द फीडबैक ऑफ आर ऑल द हेड्स के आप लोगों का क्या फीडबैक है मेरी किताब के बारे में. मैंने उनसे एक चीज कही थी एंड आई डिस्कस विथ हर. मैंने पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा मुझे बाकी तो कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे आपकी किताब में एक इशू बहुत बड़ा है. तो उन्होंने मुझसे पूछा जी क्या इशू है आपको, आपको क्या चीज मेरी किताब में जो है वो समझ में नहीं आई है. मैं कहा देखिए मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान के लिए किताब के लिख रही हैं, पाकिस्तान का वर्जन है, भले आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं पे भी मौजूद हैं, और अब आप जब किताब पाकिस्तान के लिए लिख रही हैं तो जब मनी का टॉपिक पढ़ा रही हैं तो वहां आप डॉलर्स की बात करें. मेरा बच्चा रिलेट ही नहीं करेगा, तो कैसे अंडरस्टैंड करेगा. उसको पता है कि डॉलर का जो स्मॉलेस्ट कॉइन है वो उसकी क्या है. इवन हम में से किसी को नहीं पता होता इतनी डिटेल में. हमें डॉलर पता है, उसकी कॉइन्स है क्या है. आप पाकिस्तानी करेंसी पढ़ाओ ना उनको. यू शुड टेल देम इन रुपीज, यू शुड टेल देम इन पैसा, ताकि बच्चा उससे रिलेट कर सके, वो यूज कर रहा है अपनी डेली लाइफ में. एंड शी अप्रिशिएटेड मी एंड इवन शी ईमेल्ड मी आफ्टर करेक्टिंग दैट वर्जन. उन्होंने हम काउंटडाउन में उस वर्जन को करेक्ट करा. एंड आई थिंक सो, ये मैं बात कर रही हूँ 2008 की. At that time I pointed out that thing, and 2009 या 10 में मेरे ख्याल से वो वर्जन करेक्ट हो गया था. एंड शी सेंड मी द फर्स्ट कॉपी ऑफ द करेक्ट वर्जन ऑन माय ईमेल. उन्होंने मुझे पर्सनली सेंड करी एंड दैट वाज हर ग्रेटनेस. उनकी ग्रेटनेस थी कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा और अपनी बुक में वो अमेंडमेंट करके उसे करेक्ट करा. एंड शी सेड कि यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि जब हम चीज को रेलिवेंट नहीं करते, बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात नहीं करते. अब मैं अगर पीएचडी हूँ और मैं खड़े होके एक प्राइमरी क्लास के अंदर अपर लेवल की बात करूंगी, उस बच्चे के लिए उसका क्या फायदा. मुझे उसकी रेलेवेंस पे आना है, उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसको चीज को रिलेट करते हुए बताना है, वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठे. एज कंपेयर टू कि मैं उससे बात करूं जो है वो उस दौर की या उस चीज की जो वो रिलेट ही नहीं कर रहा. तो वी नीड टू बी एज अ टीचर रेलिवेंट टूवर्ड्स अवर एनवायरमेंट, ताकि बच्चा उसको रिलेट करे, अंडरस्टैंड करे. दैट वाज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, जिससे बच्चा जो है इंक्लूजन की तरफ आता है. देन उसके बाद में अगर मैं बात करूंगी
एक्टिव लिसनिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने बच्चे को एक्टिव लिसनिंग के ऊपर ये करें. जब वो एक्टिवली सुनेगा, अटेंटिव होकर सुनेगा, तो रिस्पॉन्ड करेगा. यू शुड, आप उसके लिए भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं. उसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चन, आई थिंक सो ये ऑलरेडी मरियम भी शेयर कर चुकी हैं. थिंक पेयर शेयर मैंने भी स्ट्रेटेजाइज की थी, तो वो भी मरियम शेयर कर चुकी हैं ऑलरेडी. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, पॉजिटिव फीडबैक. फीडबैक आप बच्चे को दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए. बच्चे की जो भी उसने जो भी इंकरेजमेंट, मतलब अगर किसी बच्चे ने स्टैंड करा है, वो गलत भी बोल रहा है, तो आप उसको इस तरीके से करेक्ट नहीं, तुम तो हमेशा देते ही गलत जवाब. नो प्लीज, दिस इज अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर. यू शुड करेक्टेड हिम और हर इन अ वेरी नाइस वे. बेटे गुड ट्राई, बट ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है. दिस इज द राइट वे ना. बट आपने कोशिश बहुत अच्छी की, आप इस तरीके से भी बच्चे को करेक्ट कर सकते हो, आप इस तरीके से भी बच्चे को बता सकते हो. और आपके नॉन वर्बल क्यूज, इट्स ऑल्सो वेरी काउंट. अगर आप बच्चे को एक स्माइल करके देख रहे हो, नोट कर रहे हो खाली, उससे बच्चा एंगेज फील करता है. उसको पता चलता है कि हाँ, माई टीचर इज लिसनिंग टू मी, अटेंटिव टूवर्ड्स मी, शी इज लिसनिंग टू मी. So these are the strategies which I'm going to share. I think so. Now, Roma, you should share about what you have been Yes. strategized about. Yes, actually, our main topic was about the backbenchers, particularly those students who are not properly paying attention into the classroom during the lecture time. Although they put attention whenever if any particular topic their teacher used to discuss about, लाइक जैसे कि मैंने अपने स्कूल में इस तरह की चीज़ों को कैटेगराइज किया है कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन स्पैन पता चले बच्चों का. कैसे पता चले कि उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जब भी उर्दू का यूनिट होता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. मैथ्स के यूनिट में उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बिल्कुल 100% होता है. ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एकेडमिक्स में कुछ भी मतलब लाइक दे आर नथिंग इन देयर एकेडमिक्स, मगर स्पोर्ट्स जब हमारा अभी हो रहा था, दे वर पार्टिसिपेटेड वेरी वेल इन द स्पोर्ट्स. ठीक है, तो इसका हम इससे फिर ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन नहीं है मगर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है. ठीक है. अच्छा, समटाइम्स हमारा जो एक मेन इशू आता है, जो कि हम ऑब्जर्वेशंस में भी देखते हैं, लाइक अस्मा इज़ ऑल्सो डीलिंग एज अ हेड इन द स्कूल, सो शी विल डेफिनेटली गोइंग टू सेकेंड माई पॉइंट कि जो पीछे वाले बच्चे होते हैं, बेसिकली हम जब ऑब्जर्वेशंस के लिए जाते हैं, तो चूँकि हम बैक पर होते हैं ना, तो टीचर्स की बहुत कोशिश होती है कि वो पीछे तो आए ही नहीं बिल्कुल भी. वो आगे आगे ही रह के मोस्टली जो है वो कोशिश करती हैं कि अपने रिसोर्सेज को भी दिखाएं, बोर्ड को भी अच्छा बना लें और फुल अपने इंगेजमेंट बच्चों के साथ शो करें. तो एक हमारे यहाँ जो एक डायलमिया है वो ये है कि बैक बेंचर्स को पढ़ना नहीं होता तो पीछे जाके बैठ जाते हैं. इवन यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है कि भाई अगर आप ऑडिटोरियम में पीछे बैठे हैं तो चूँकि आपको पढ़ना नहीं है, आपके पसंदीदा लेक्चर नहीं है, प्रोफेसर आपको अच्छे नहीं लगते, तो आप पीछे जाके बैठेंगे. एंड द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि आपको तो अटेंडेंस मार्क करनी है तो आप पीछे ही बैठेंगे. इसका फिर एक्चुअली ये थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका निकाला कि हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर देना है. व्हेन वी गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टीचिंग सीटिंग अरेंजमेंट, तो हमें बैक बेंचेस वाला इशू ही नहीं रहेगा. तो हम सारे बच्चों को इक्वली एट अ टाइम कैटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल. ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो एक ट्रेडिशनल ड्रॉ अरेंजमेंट होती है जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि बैक बेंचेस पीछे हैं और फ्रंट बेंचेस आगे हैं. ऑब्वियसली सी बात है, द टीचर इज स्टैंडिंग एट द बोर्ड, तो आपकी टेंशन स्पैन जो है वो आगे के बच्चों में बहुत ज़्यादा है. पीछे के बच्चे समटाइम्स आपको यू नो दे यूज टू ब्लफ विद यू और वो कुछ भी कर लेते हैं. तो एक टीचर की 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाती है पीछे, पर्टिकुलरली जब वो ऐसी चीज़ बोर्ड पे समझा रही है जहाँ पे शी हैज़ टू स्टैंड ओवर देयर. तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आपको कॉन्स्टेंटली राउंड्स लेने हैं क्लास में. ठीक है, डोंट जस्ट फिक्स योर सेल्फ नियर द बोर्ड, आप कॉन्स्टेंटली राउंड्स लें ताकि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को ये बात पता चल जाए कि माई टीचर विल गोइंग टू टेक द राउंड. जो मैं कोई भी ऐसी काम कर रहा हूँ या मैं किसी सब्जेक्ट गेम खेल रहा हूँ, समटाइम बच्चे ऑरिगेमी भी बनाते हैं पेपर से, तो वो मैं उसमें जो है वो टीचर मुझे डेफिनेटली पॉइंट आउट करेंगे. अच्छा, सेकेंडली फिर आपको ये करना होता है कि व्हेन यू विल कीप ऑन टेकिंग द राउंड्स, स्टूडेंट्स विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ. ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं बच्चों का डिसिप्लिन मैनेज करने में और बैलेंस करने में. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली रिसर्च क्या कहती है इस स्टाइल के बारे में कि ये बेसिकली जो हमारा स्टाइल है, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है, जो कि हम मोस्ट ऑफ द अपनी क्लासेस में देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में ऐसी एक ट्रेडिशनल स्टाइल चल रहा है. तो इसमें बेसिकली जो आगे के बच्चे होते हैं उन पे आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है
और चूँकि हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि पीछे तो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो आप बहुत अपना स्पैन टाइम पीछे भी रखेंगे, लेकिन जो हमारे मिडिल रॉ होती है वो हमारी इग्नोर हो जाती है समटाइम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक ट्रेडिशनल स्टाइल। सेकेंडली, आजकल जो अरेंजमेंट है सबसे ज़्यादा जो सुपर्ब और सक्सेसफुल अरेंजमेंट है, दैट इज़ अ सर्कल अरेंजमेंट। ठीक है, उसमें आपने क्या किया कि उसमें आप सर्कल वाइज बैठ गए। ठीक है, अब जब आप सर्कल वाइज बैठते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें बेस्ट दिस इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स एंड अमंग योर स्टूडेंट्स। डिस्कशन भी हो सकता है, कोलैबोरेशन भी हो सकती है, सारे बच्चे इक्वली इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। ठीक है, और आपको हर बच्चा, इवन हर बच्चे की हर एक्टिविटी आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो दैट इज़ द मोस्ट अमंग लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस एंड द नाउ डेज यूज सर्कल स्टाइल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो रिसर्च कहती है कि तमाम बच्चे एक दूसरे को फेस कर सकेंगे। ठीक है, इसमें एवरी स्टूडेंट विल गेट द चांस टू स्पीक। ठीक है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसको बात करनी ही करनी है। तो हमारा वो वाला भी इशू खत्म हो जाता है कि कुछ बच्चे शाय होते हैं या कुछ किसी का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो दे हैव टू स्पीक एट इन अ सर्कल टाइम। सेकेंडली, उसमें एक हेल्प ये हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे उसका आंसर नहीं आता, बट एज द आंसर इज गोइंग ऑन इन द राउंड, तो मुझे पता है कि मेरी जब तक टर्न आएगी तो मुझे 5-6 स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ तो बोला है ना, तो मैं उसको मर्ज करके कुछ टीचर को आंसर कर सकती हूँ। तो दिस ऑल्सो इनकरेज स्टूडेंट एज वेल कि वो बात कर सकें, एटलीस्ट समथिंग दे कैन एक्सप्रेस। और इसमें एक और हमारे जो आता है, फिर हमारा एक आता है राउंड टेबल ग्रुप्स, जो कि हम ज़्यादातर प्री प्राइमरी में अपने देखते हैं। ठीक है, इसमें आप ग्रुप वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, स्टेम प्रोजेक्ट्स जो हमारे आजकल चल रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें पेयर टू पेयर इंट्रैक्शन होता है, जब जैसे कि मैंने मरियम के अभी उसमें क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि हम जब पेयर अप कर देते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो उनकी लर्निंग जो है ना वो 75 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम देयर पेयर्स। तो फिर क्या होता है कि उसमें दे यूज टू लर्न फ्रॉम द पेयर्स, वो उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से भी सीखते हैं। अच्छा, अगर उसके पेयर का लर्निंग स्टाइल और उसका लर्निंग स्टाइल मैच कर गया, इसमें देखिए मैंने ये लर्निंग स्टाइल की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स को अपने लर्नर्स के लर्निंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करने में भी बहुत टाइम लगेगा। फ्यू ऑफ द स्कूल्स दे हैव ऑलरेडी बिन डन इट एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज स्कूल्स, मगर अभी भी बहुत टाइम लगेगा। अगर तो आपको पता है कि मेरा फॉर एग्जांपल ए और बी स्टूडेंट है और दोनों का लर्निंग स्टाइल लॉजिस्टिक स्मार्ट है और आपने उन्हीं को पेयर अप कर दिया, डोंट यू थिंक कि उनका लेवल कहाँ जाएगा? अगर हम ब्लूम्स की बात करें तो जैसे मैं उसको रोतेलैन कहती है कि क्रिएट पे लेके चले जाएं आप, तो डोंट यू थिंक कि हम क्रिएट पर उसको लेवल पे ले जाएंगे, उस पर टॉप लेवल पे ब्लूम ब्लूम के, क्योंकि एक जैसे बच्चे आपने बिठा दिए। तो ये भी आप कर सकते हैं बीइंग अ टीचर। ठीक है, अच्छा, अब राउंड टेबल में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और इसमें ये होता है कि टीचर बेसिकली उसका पार्ट एज अ टीचर एंड खत्म हो जाता है। नाउ द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। बच्चा खुद लर्न कर रहा है फ्रॉम देयर ओन नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल एंड फ्रॉम द पेयर्स। अच्छा, इसमें मगर एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि इस वाले राउंड टेबल ग्रुप्स में बिहेवियर इशूज समटाइम आते हैं। ठीक है, बट इफ़ यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड द बॉन्ड विद योर स्टूडेंट, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सकता है। देन वन इज अनदर इज अ यू शेप कॉन्फ़िगरेशन। जो यू शेप कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने मोस्टली ऑफिसेज में देखी है। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप स्टूडेंट्स प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटेशंस में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है या आपका जो फैसिलिटेटर है टीचर, वो पूरी क्लास में राउंड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे करके आपकी राउंड शेप हो गई। उसमें फिर समटाइम ये होता है कि आप 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करके उनकी डिबेट कॉम्पिटिशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मगर ये आप बड़े क्लासरूम में नहीं कर सकते, ये आप एक मीडियम क्लासरूम में बना सकते हैं। बिग क्लासरूम्स में आई विल रेकमेंड यू कि फिर आप लोग राउंड टेबल पे जाइए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक लर्निंग स्टाइल। कुछ रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बेसिकली फ्रंट रॉ और मिडल रॉ और बैक रॉ जो बच्चे बैठते हैं उनकी लर्निंग कितने परसेंट तक होती है। देखिए, जो फ्रंट रॉ के बच्चे होते हैं ना, ये 2023 की एक रिसर्च है, चूँकि वो बिल्कुल सामने से अपने टीचर को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उनकी जो लर्निंग है ना वो 32% तक हो जाती है, राइट? अच्छा, वो क्वेश्चंस कितना पूछ सकते हैं? तकरीबन 35% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन भी पूछ सकें, क्योंकि पीछे वाले बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए ना उसको लाउड वॉइस भी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए, मगर जो बच्चा आगे बैठा हुआ है, ही और शी नोज़ कि मैं थोड़ा सा भी बोलूँगा तो मैं सुन लेंगी मेरी बात। ठीक है? अच्छा, उनका एकेडमिक कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उनका एक एकेडमिक लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फ्रंट रॉ का। अच्छा, अब आते हैं जनाब स्टूडेंट्स हु चूज़ द बैक सीट्स।
बैक सीट्स में क्या होता है कि ये बच्चे जो होते हैं इनकी जो ये कोशिश करते हैं कि हम एग्ज़िट गेट के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, तो इनकी लर्निंग जो है वो 20% तक होती है, ठीक है? 20% तक इनकी लर्निंग होती है। ये लेक्चर को सुनते हैं, टीचर तो उनको नज़र ही नहीं आ रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इनकी लर्निंग 17 to 18% हो गई। वहाँ कितनी थी? तकरीबन 35%, मतलब आप समझिए 50% लर्निंग कट ऑफ हो गई। ये बैक बेंचेस की बात है। इसके अलावा टीचर्स के आंसर्स के रिप्लाई में ये बच्चे सिर्फ 10% रिप्लाई देते हैं, और वहाँ कितने परसेंट बच्चे रिप्लाई दे रहे थे? ऑलमोस्ट 35 से 37%। अब आप सोचिए कि 10% और 37% में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये बैक बेंचर्स है। अब हमारे मिडिल वाले बच्चे हैं, ठीक है? इनका कनेक्शन आगे वालों से और पीछे वालों से ना बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है? कैसे? और ये बहुत सोशलाइज करते हैं। 25% तक इनकी फ्रेंडशिप होती है क्लास में, क्योंकि आगे और पीछे, राइट, क्योंकि मिडिल में। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि इनकी जो हेयरिंग है और इनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 22% तक होता है, कंपैरेटिवली लो एज कंपैरेटिवली टू द फ्रंट सीटर्स। तो हमने इस रिसर्च से इस बात के कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि लर्निंग जो होती है, जो इफेक्टिव लर्निंग है, वो फ्रंट पे ही होती है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर क्योंकि फ्रंट पे होता है, क्योंकि टीचर अगर ऐसा काम करवा रहा है जो कि लॉजिस्टिक है, लाइक मैथमेटिक्स, तो ही शी और ही हैज़ टू बी एट द फ्रंट साइड। तो वो फिर क्या करेगा कि वो तो वहीं पर ही है ना, तो फिर बैक बेंचेस का स्पैन ड्रॉप होता ही होता है। तो इसका सबसे अच्छा हल ये होता है कि आप अपने क्लासरूम अरेंजमेंट्स को सर्कल फॉर्म में लेकर आइए, या फिर आप राउंड टेबल्स पे लेकर आइए। उसमें आपका बैक बेंचेस वाला बिल्कुल कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तमाम बच्चों को साथ में उनके अकॉर्डिंगली टू द लर्निंग स्टाइल पेयर अप कीजिए, सो दैट दे कैन क्रिएट और इनोवेट समथिंग वेरी न्यू, ठीक है? और जैसे कि भी अस्मा ने कहा, हमें एक्टिव लर्निंग करनी है, हमें उनको चांस देनी है, ओपन कम्युनिकेशन करना है। ये तो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम बहुत दफ़ा अपनी स्ट्रैटेजी लैब में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपके बैक बेंचेस भी और आपके वो लर्नर्स जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, दे विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है? दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। और अस्मा कंटिन्यू करेंगी अब। इनफैक्ट मैं बात करना चाहूंगी थोड़ा सा पेरेंट इन्वॉल्वमेंट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम्म पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट विल हम्म ट्रायंगल। इफ अगर तीनों ही साथ में ना कोऑर्डिनेट करें, साथ में ना कम्युनिकेट करें, तो कभी भी लर्नर का जो है वो बेस्ट आउटकम हमें नहीं मिलेगा। तो हम्म पेरेंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड बच्चे की ग्रोथ पे, उसके माइंडसेट पे, हर चीज़ पे सबसे बड़ा इफेक्टिव पेरेंट की साइड से होता है। और एज अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी के जरिए हदीस में कहलवा दिया कि माँ की गोद पर पहली तरबियत गाह है, तो इससे तो कोई डिनायल ही नहीं। और ऑब्वियसली जो कुछ बच्चा लर्न करता है फर्स्ट स्टेज पे अपनी माँ के थ्रू ही लर्न करता है। तो और खामोश कहते हैं कि जो कुछ पेरेंट्स कर रहे हैं वो खामोश तरबियत हो रही है आपकी। आप सीख रहे होते हो, आपको अपने बच्चे को जैसा बनाना है, जो बनाना है, आप खुद बन जाएं, बच्चा बन जाएगा। एज पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर देम। इसी तरीके से पेरेंट ही होते हैं जो एक सेफ और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बच्चे को देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ग्रो करता है। जितना अच्छा वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जितना अच्छा वो एक अपने घर का एक सिनेरियो बना के रखते हैं, उतना ही अच्छी बच्चे की ग्रोथ होती है, उतना ही अच्छा बच्चा जो है वो माशरे में एक फ्रूटफुल सिटीजन बन के निकलता है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के ऊपर और स्कूल के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हजरत अली का कौल है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि बच्चे की जो तरबियत की उम्र है वो 3 से 7 साल की है। तो 3 से 7 साल का जो बच्चा है उसकी तरबियत, जो सारे जो उसमें नॉर्म्स हैं, सारी जो उसमें कैटेगरीज हैं, जो जितनी भी, और अब रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि एब्जॉर्बेंट माइंड आपका जो है वो 0 से 6 ईयर्स 7 ईयर्स की एज है, जिसमें एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, और एवरीथिंग शुड बी एब्जॉर्ब इन द माइंड इन दैट स्टेजेस ऑफ द लाइफ। और उसके बाद जो है वॉट एवर, वो सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद की जो जिंदगी है वो रिफ्लेक्शन है उस सब का, जो कुछ हमने सीख लिया उस उम्र में। तो ऐसे ही, और इसीलिए अब इस चीज को सब समझते हुए मॉन्टेसरी एजुकेशन और जो हमारी प्री प्राइमरी है, EYE प्रोग्राम्स हैं, किसी भी करिकुलम को हम उठा लें, वहाँ पे प्री क्लासेस के जो एजुकेशन है उसको इतना ज्यादा फोकस इसीलिए किया जाता है कि रीजन यही हो गई है कि बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा उसका एब्जॉर्बेंट माइंड, सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे चीजों को लर्निंग करना वो उसी वक्त करता है। तो कोई भी चीज अल्लाह ताला ने अपने नबी से, अपने अंबिया से, अपने उनसे जब हम तक पहुंचा दी है, उसकी जो लॉजिक है ऑब्वियसली वो 100% है। वो रिसर्चेस के बाद अब जाके लोग उसे रिसर्चेस के बाद ओन कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
बट अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब से 1400 साल से भी ज्यादा अब तो हो चुके हैं, उससे पहले ये सब चीजें बीइंग अ मुस्लिम हमें पता चल चुकी थी। हाँ, हम भूल गए, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके उस तरीके से, लेकिन ऐसा ही है कि वो चीजें हम तक पहुंच चुकी थी, मुंतकिल हो चुकी थी। तो अब पेरेंट्स की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स पे कि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बच्चे को एक अच्छी सी जगह, उसकी स्टडी टेबल, उसका कुछ भी एक स्टडी कॉर्नर जहाँ पे स्पेसिफिक बच्चे की चीजें, बच्चे का सारी चीजें मौजूद हों जो उसके लिए, जिससे वो इंगेज हो सके, जिससे वो अपना, उसको मालूम हो कि दिस इज माय कॉर्नर, जहाँ पे वो अपनी एक सारी चीजों को रख सके। दूसरा, इंटरेस्ट शो करें, इंगेज हो बच्चे के साथ, बच्चे की जो भी रूटीन है, बच्चे का जो भी उसका पूरा दिन का फीडबैक है, वो आप बच्चे से पूछें। बच्चा, आप शुरू में पूछेंगे, बाद में बच्चा इतना यूज टू हो जाएगा कि वो खुद आपको बताएगा वट एवर ही डिड एट ए स्कूल, उसने क्या किया। अब उसके बाद जो आपके कमेंट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कमेंट्स जो है किस तरह के कर रहे हैं और क्या चीजें जो हैं वो आप कर रहे हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, पेरेंट्स से बच्चे ने डिस्कस करा, मैं पीछे बैठा था, तो सबसे पहला जुमला पेरेंट्स ही बोल देते हैं, पीछे क्यों बैठे थे, पीछे तो बैठना बहुत गलत है, बातों तो गंदे बच्चे बैठते हैं। ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है क्लास में सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सी जगह पे स्कूल्स में क्लासेस के साइज इतने बड़े नहीं होते कि मे बी सर्कल में ना हो सके, तो ऑब्वियसली हमें नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जाना पड़ता है। तो अब जब हम उस सिटिंग अरेंजमेंट पे गए होते हैं, तो अब जब क्लासरूम छोटा है, तो जब इतना छोटा क्लासरूम है तो उसके अंदर तो फ्रंट और बैक कुछ रह ही नहीं गया ना, तो फिर तो आपके लिए करीब ही हैं सारे ही डेस्क्स और सारे ही स्टूडेंट। तो ये मिथ पेरेंट्स अपने दिमाग से निकाल दें कि क्लास में पीछे बैठोगे तो गंदे बच्चे होंगे, वो नॉट एट ऑल, कोई बच्चा भी बुरा नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं। अल्लाह बस वो है कि हम वही उनकी, हम लर्निंग स्टाइल उनकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब वही बात है कि हम एक रूम के अंदर हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज या डिफरेंट उसके लर्निंग स्टाइल्स हैं, और इफ वी एक्सपेक्ट कि एलिफेंट जो है वो हमें उड़ के दिखाएगा तो नहीं उड़ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से एक बच्चा जिसकी एप्टीट्यूड ही नहीं है लिटरेचर पे, और मैं उससे डिमांड करूँ कि मुझे स्टोरी लिख के दिखाए, वो कैसे लिखेगा? ही मे बी अ वेरी गुड इन मैथ्स, ही मे बी वेरी गुड इन मैथ, बट वो लिटरेचर में नहीं। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे अगर वो 6 या 7 या 8 सब्जेक्ट्स हैं तो उन सब में बच्चा एक्सेल करे, उसकी जो अच्छी चीज है हम उसको फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन जहां उसकी कमी है हम उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं कि यू आर लो इन दैट, यू आर लो इन दैट, आप इसमें सही हो, आप इसमें क्यों खराब हो। तो दैट वाज अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। उसके अलावा अब टीचर से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे के टीचर से, अपने स्कूल से बच्चों के कम्युनिकेशन जो है वो हेल्दी कम्युनिकेशन होगी। ये वाली कम्युनिकेशन नहीं कि आप जाके टीचर्स को कटहरे में खड़ा कर दें कि मेरे बच्चे ने नहीं पढ़ा तो आपका कसूर है। सबसे बड़ी, सबसे रॉन्ग स्ट्रैटेजी यही है कि आप टीचर को जो आप खड़ा करते हैं और जो टीचर से पूछते हैं रिजल्ट खराब है, यू शुड आस्क योर स्टूडेंट, यू शुड आस्क योर चाइल्ड, डोंट आस्क टू द टीचर कि इसका रिजल्ट क्यों खराब है। हम, हमारे पेरेंट्स ने हमसे क्वेश्चन करा अगर रिजल्ट खराब हुआ, आज के पेरेंट्स बच्चों से क्वेश्चन करने के बजाय टीचर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, चाहे वो उनकी ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो उनकी होम स्कूल टीचर हो, उसको कटहरे में खड़ा कर रहे होते हैं, उसको इल्जाम दे रहे होते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि रीजन पीछे क्या है, उसके पीछे चीजें क्या है। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि उन टीचर्स की या उन स्कूल की भी ये चीज होनी चाहिए कि आप जहां भी बच्चे की जो भी चीज में कमी देख रहे हैं, उसको पहले तो स्ट्रेटेजी लगाइए, उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए और पेरेंट्स को लूप में लीजिए। फौरी तौर पे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करिए कि देखिए बच्चे के साथ ये इशू आ रहा है, हम ये चीज कर रहे हैं, आप हमारे साथ इस चीज में ये हेल्प आउट करिए, यू डिड दैट थिंग एट होम, ये स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई कर रहे हैं, ये चीजें आप घर पे करिए। इंशाल्लाह हम दोनों के सपोर्ट से हम देखते हैं विद इन अ वीक और 2 वीक्स हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, वी विल चेंज द स्ट्रेटेजी, हम कुछ और न्यू टेक्निक अप्लाई करेंगे। और अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है वी गो विद द सेम टेक्निक और टेक्नोलॉजी, पर हम जो भी हमने स्ट्रेटेजी लगाई उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड कम्युनिकेट विद द स्कूल, वी शुड कम्युनिकेट विद द टीचर्स इन अ वेल मैनर। आपको हमें करना है, हमें बात करनी है, हमें पूछना है, हमें इंगेज रहना है इन अ पॉजिटिव वे में। उसके अलावा
फॉस्टर करें ग्रोथ माइंडसेट को, बच्चे का जो माइंडसेट है आप उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, बजाय उसके कि आप उसको नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव बात करके उसको डिप्रेस करें। उसकी जो चीजें बच्चा आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तमाम पेरेंट्स को ये कहूंगी कि जब भी बच्चा आपको कुछ बता रहे हैं, हमारे साथ मसला ये होता है हम बच्चे की सुनने के बजाय हम वहीं उसकी इस्लाह करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही इस्लाह नहीं, बिल्कुल करनी है, आप ही ने इस्लाह करनी है, लेकिन पहले लेट देम कंप्लीट, थोड़ा सा पेशेंस से बच्चे की पूरी बात सुन लें। आपको इंतहाई गलत भी लग रही है तो सिर्फ अपने पास दिमाग में नोट डाउन कर लें, मुझे इस बात पे इसको समझाना है। पहले सुन लें बच्चे की, बच्चे को कंप्लीट करने दें। वंस ही और शी कंप्लीटेड, उसके बाद आप उसको अपना पॉइंट दें, अपनी बात बताएं कि बेटे ये बात तो ठीक थी, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते तो अच्छा होता, और ये चीज आपने यहाँ पर रॉन्ग करी है तो मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, या फादर समझा रहे हैं या मदर समझा रहे हैं, वो अगर इस तरीके से करेंगे तो दिस वे इज गुड टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, ताकि आपके बच्चे में एक तो इससे क्या होगा, सबर होगा, उसके अंदर खुद जो है वो ये चीज होगी कि जब सामने वाला बात कर रहा है तो मुझे भी इंटरप्ट नहीं करना। हमारी जो ये इंटरप्शन वाली आदत है, ये आदत बच्चे में खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है, जब आप बच्चे की सुनने के बजाय बीच में इस्लाह करने के लिए बेशक बोल देते हैं या वहीं इतनी बुरी तरह डांटना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है समटाइम पेरेंट्स इतना गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेशन में। ठीक है, आपको वो लग रहा है कि बहुत गलत चीज की है, आप डांट रहे हैं, ठीक है, डांटना ठीक है, आप डांट रहे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट पहले सुन लें, क्योंकि आप वहां बच्चे को जो कॉन्फिडेंस लूज होगा आपकी तरफ, वो आइंदा आपसे कभी कुछ शेयर नहीं करेगा, वो आइंदा कभी आपसे कोई बात शेयर नहीं करेगा, वो आपसे कुछ बोलेगा नहीं कि मैं बोलूंगा तो ये तो मुझे डांटेंगे, डांटेंगे इससे बेहतर है कि मैं बोलूं ही नहीं, शेयर ही नहीं करूं। एंड दे स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू, दे स्टार्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दीज आर द वेरी डेंजरस साइंस। तो आपको वो कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को देना है, वो चीज आपने अपने बच्चे को देनी है कि वो बच्चा आपसे हर बात शेयर करने का आदी हो जाए। तो जब वो शेयर करने का आदी हो जाएगा, शुरू में आपको 2-4 महीने रोज पूछना पड़ेगा, लेकिन जब वो आदी हो जाएगा तो इतनी बुरी तरह आदी हो जाएगा कि वो जब तक आप सब कुछ शेयर नहीं करेगा तो उससे खुद भी सुकून नहीं होगा कि दे यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विथ योर मदर। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जितने अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स जितने वेल विशर हो सकते हैं बच्चे के, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके एज ग्रुप के होते हैं, तो उनका जो परसेप्शन होता है, जो उनका विजन होता है वो आपके जितना होता है। लेकिन पेरेंट वो एक तो आपके वेल विशर है, आपके ट्रू वेल विशर जितने कहना चाहिए, दूसरा उनका अपनी लाइफ के तजुर्बे से विजन ब्रॉड हो चुका है, तो वो जिस चीज को जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो बिल्कुल अलग होगी। हाँ, लेकिन बस वहीं पे बात यहीं आ रही है ना, बात यहीं आके खत्म हो रही है कि आपको बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि वो आपसे शेयर करे। वो कब शेयर करेगा, जब आप उससे सुनेंगे। जब तक आप बच्चे की बात को सुनेंगे नहीं पूरी, उसकी बात को कंप्लीटली सुन के, पेशेंटली सुन के, समटाइम बहुत गुस्सा भी आता है, वाकई बहुत बुरा लगता है कि क्या बिहेवियर, हमने तो ये नहीं सिखाया, क्या कर किया है, लेकिन सुन लें, प्लीज सुन लें। उस वक्त सुनने के बाद फिर आप समझाएं, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो बच्चा जब सब कुछ कह चुका होगा ना, तो और उसके बाद जब वो देखेगा और आप उसको इस चीज पे अप्रिशिएट करें कि मैं इस दफा आपको छोड़ रही हूँ, मैं आपको नहीं कुछ कह रही इस वजह से कि आपने सच बोला, आपने मुझे एक बात आके जो बिल्कुल प्रॉपर है, सच है, वो बताया, तो मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। उससे क्या होगा, बच्चे में एक इंकरेजमेंट आती है कि नहीं, मेरी मामा मुझ पर ट्रस्ट करती हैं या मेरे बाबा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो इस चीज को मजीद अपनी जो है इम्प्रूव करेंगे, और खुद होगा कि नहीं मुझे उनका ट्रस्ट ब्रीच नहीं करना, तो वो खुद ही बच्चे किसी भी गलत चीज की तरफ नहीं जाते। काइंडली फॉलो करके देखिए इस स्ट्रैटेजी को, आपको खुद नजर आएगा कि आपके बच्चों में आपके साथ एक जो एंगेजमेंट होगी, जो एक, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, दे यूज टू से दिस थिंग टू मी कि मैम बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, आप लोग बोल दें आपकी सुन लेगा, अमूमन मैं ये जुमला सुनती हूँ। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सिर्फ इतनी है कि टीचर या स्कूल या प्रिंसिपल, तो मैं नहीं कहूंगी, बहुत कम प्रिंसिपल्स की इतनी कम्युनिकेशन होती है, टीचर की ज्यादा होती है। टीचर की बात बच्चा सुनता क्यों? उसकी रीजन ये है कि वो टीचर बच्चे की तरफ अटेंटिव है, बच्चे की सुन रही है, बच्चे के साथ लगी हुई है, जो उसके वहां पर 6 घंटे या 8 घंटे है, वो 6-7 घंटे टोटली बच्चे के साथ एंगेज है। आप खुद कितना टाइम दे रहे हैं बच्चे को? पेरेंट्स कहती हैं हम तो पूरा टाइम बच्चे के साथ, हम तो पूरा टाइम बच्चे के साथ लगे हुए होते हैं, साथ लगे हुए होते हैं, लेकिन आप वहीं कुकिंग कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और साथ बैठे हैं। ये साथ बैठना है, साथ बैठना मतलब टूवर्ड अटेंटिव टूवर्ड्स द चाइल्ड।
बच्चे के साथ टोटली इंगेज होना, उसके साथ कंटिन्यूस बात करना, उसकी हर बात का पेशेंटली जवाब देना. स्टूडेंट्स आर वेरी क्वेश्चन, उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं. दे शुड आस्क मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, जो कि इररेलेवेंट भी होती है. कभी कभी बंदा इरिटेट हो जाता है, क्या क्या इन्हें आंसर करें, बट दे आर, दिस इज द साइन ऑफ देयर क्यूरियोसिटी. उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो साइन है उनकी इंटेलिजेंस का, साइन ऑफ देयर इंटेलिजेंस. तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर कर दें, वो बेटर है बजाय सोसाइटी आंसर करे उन क्वेश्चंस के. क्योंकि जो क्यूरियोसिटी माइंड में आ गई, वो जाननी जरूर है उन्होंने, तो वो मामा या बाबा बताएं या उनके जो वेल विशर्स हैं वो बताएं या सोसाइटी बताए, वो आपने डिसाइड करना कि हु विल गोइंग टू लेट देम टू टेल दीज थिंग्स. उसके अलावा इंकरेज करें रीडिंग. और रीडिंग कैसे एंगेज होगी पेरेंट्स की तरफ से, उसके लिए जो सबसे अहम चीज है, आप उनके साथ खुद भी पढ़ें बुक्स और उन बुक्स को डिस्कस करें कि आपको उसमें कौन सा करेक्टर अच्छा लगा, उसमें क्या बात अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी लगी. उससे रीडिंग हैबिट डेवलप होगी. रीडिंग हैबिट इस चीज से डेवलप नहीं होगी कि आपने नॉवेल्स या बुक्स खरीद के लाके दे दी और सजा दी कि हाँ मैंने अपने बच्चे को इतनी सारी किताबें खरीद के लाके दी हैं, दे स्टार्ट यूज टू रीड दैट बुक्स. आप जब तक साथ रीडिंग नहीं करेंगे बैठ के, तब तक बच्चा रीडिंग नहीं करे. और रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, दे शुड हैव टू इन्वॉल्व. उसके अलावा स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो वॉलंटियरली, या उसके अलावा आपको जैसे भी जो स्कूल किसी भी तरीके से मौका दे रहे हैं इन्वॉल्व करने का किसी भी एक्टिविटीज में, तो उसमें लाजमी जाएं, लाजमी जो है वो पार्टिसिपेट करें. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपके बच्चे में खुद ब खुद जो ये सारी फीलिंग्स होती हैं कि वो बैक बेंचर है कुछ भी, वो खुद ब खुद माइनस होती चली जाती हैं जब आप बच्चे के साथ ये सारी चीजें करते हैं. उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए. उसकी जो भी छोटे मोटे जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करें. जब हम बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से सेलिब्रेट करें. सेलिब्रेशन के लिए कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन की नीड नहीं होती. आप बच्चे के लिए उस दिन कोई खास पिज्जा ही बेक कर दें कि आज मैंने अपने बेटे की सेलिब्रेशन के लिए घर में पिज्जा या केक बेक किया, बच्चे उससे बहुत खुश होंगे. कुछ भी करके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. there's lots of way to celebrate the things. और उसके अलावा भी ये पॉजिटिव रोल मॉडल, आपको रोल मॉडल बनना है. वही मैंने भी पहले भी ये बात कही थी कि पेरेंट्स जो है खामोश तरबियत कर रहे होते हैं अपने बच्चे की, तो चाहे वो किसी भी वे में कर रहे होते हैं. आप पेरेंट्स बोलते हैं कि हम क्या करें मैम, तो मेरा आंसर यही होता है कि अगर आप अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हैं, नमाज पढ़िए. आप ऑनेस्ट देखना चाहते हैं, आप खुद ऑनेस्ट हो जाइए. हम पेरेंट्स के फीमेल्स को मैंने देखा है, फीमेल पेरेंट्स को, कि वो लेटी ही हैं, आराम कर रही हैं, फोन आ गया घर से, किसी का भी आ गया, आप फोन के ऊपर आंसर कर रहे हो तो मैं तो किचन में हूँ. बच्चा क्या देख रहा है? आप लेटे हुए हैं, बच्चा क्या देख रहा है? आप कह रहे हैं कि मैं किचन में हूं या मैं ये काम कर रही हूँ. वाई? ये अनइंटेंशनली लाए आपने अपनी लाइफ में, क्यों लेकर आए? हम जहां हैं, जो कर रहे हैं वो बोलें, क्योंकि ये बच्चे की खामोश तरबियत हो रही है. बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि आपने झूठ बोला. बच्चे को तो पता है ये झूठ है, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं. तो ये चीजें नहीं करें, क्योंकि आपका राइट है, आप लेट सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं. यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन अ डे. तो ये आपकी अपनी ऑब्वियसली अपनी पर्सनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बिल्कुल राइट है कि आप आराम करें, सारी चीजें करें. तो आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही बोलिए. आपको क्या जरूरत है कि आप किसी भी वजह से कोई भी रीजन से झूठ बोले? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखते नहीं है, हम अंडरस्टैंड नहीं करते. लेकिन बच्चे की खामोश तरबियत, स्कूल में टीचर्स के साथ भी ये चीज होती है कि हेड आया, आप कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, बच्चे की क्या तरबियत? तो दो ही लोग तरबियत करें ना, टीचर्स कर रहे हैं और पेरेंट्स कर रहे हैं. पेरेंट्स में तो खैर इसकी एक जिम्मेदारी, क्या वो आंसरेबल है इसके लिए, तरबियत के लिए, और अल्लाह के यहाँ जाके जवाब देना है. तमाम वालिदैन जो भी औलाद के, वो जिम्मेदार हैं अपनी, और उसकी जैसी भी तरबियत वो करेंगे उसके लिए वो आंसरेबल है अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह ने उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. तो बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, ताकि वो एक माशरे के लिए फ्रूटफुल सिटीजन बन के सामने आए. ओवर टू रोमा. थैंक यू अस्मा, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का जब आपने कहा है तो मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी अगर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है तो पेरेंट्स उसका डायरेक्टली ब्लेम ला के स्कूल को दे देते हैं. ठीक है, लाइक मैं ये नहीं कहती कि स्कूल नहीं करता, मगर देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका बच्चा मारना सीख रहा है तो इट नॉट नेसेसरी कि आप ही कहते हैं हमारे घर में तो कोई मारता ही नहीं है, बट इफ़ द मोबाइल इज़ इन हिज और हर हैंड तो पूरी दुनिया है उसके पास.
ठीक है, बच्चा कहाँ से क्या चीज़ देख रहा है आप Yes. इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो इतने फास्ट लर्नर्स होते हैं, हमारी इमेजिनेशन है ये तो। मतलब अगर आप बात करें कि जेन अल्फ़ा और जेन बीटा वाले जो बच्चे अभी हैं, तो क्विक लर्नर्स हैं वो तो, दे आर जस्ट बॉट्स। आप मतलब उनकी लर्निंग इतनी तेज़ होती है कि आपने ब्लिंक किया और उन्होंने पता नहीं कितनी चीज़ें सीख ली हैं। तो काइंडली अगर पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे में ऐसी चीज़ देख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप आके स्कूल को ब्लेम करें, द बेस्ट वे इज़ टू कम्युनिकेट फर्स्ट टू द टीचर, देन टू योर हेड कि मैंने अपने बच्चे में चीज़ देखी है एंड आई वांट टू एलिमिनेट दिस बैड हैबिट फ्रॉम माय स्टूडेंट, और मतलब अपने बच्चे से, तो मुझे आप लोगों का इसमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप देखें टीचर क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो अपने टीचर्स को भी इतना फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा लाइक शी यूज्ड टू टेक स्कार्फ, आई रिमेंबर व्हेन माय daughter was in the playgroup, so she used to tie the scarf at that time, although she couldn't, but she used to do. तो आई सेड कि लाइक फ्रॉम वेयर इज शी लर्निंग, क्योंकि मैं इधर नहीं इस तरह लेती थी, बट व्हेन आई मेट टू हर टीचर इन द फर्स्ट मीडियम, देन आई सॉ हर कि शी वाज बेसिकली लाइक उसने हिजाब किया हुआ था। तो आप सोचिए, हम इतनी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो बच्चे देख रहे होते हैं। 2.53 ईयर्स, हम कहते हैं बच्चा है, ठीक है बच्चा है, मगर उसका ना माइंड चारों पैराडाइम्स में घूम रहा होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने 2 आँखें आगे रखें और 2 आँखें पीछे रखें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड ओपन योर ईयर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों कहते हैं आपको कि जब आप बच्चे से बात करें तो आप नीचे बैठ जाएँ, ठीक है? आप नीचे बैठ के अपनी नीज़ पे उसके लेवल पे आके बात करें। इसका मतलब ये होता है कि आपको उन ताकि उसको ये फ़ील हो, वो सिक्योर फ़ील करे कि लाइक माय पेरेंट्स और माय टीचर इज़ लिसनिंग टू मी। सीरियसली, लाइक इन माय स्कूल इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं ना अगर वहाँ पे, तो मैं बैठ जाती हूँ नीचे एंड देन आई यूज्ड टू टॉक कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अगर वो आते हैं बहुत दिनों के बाद। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस वक़्त पेरेंट्स की क्या खुशी होती है, मतलब सीरियसली समटाइम। और समटाइम मतलब मेरे तो पेरेंट्स अगर वेट कर रहे होते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अभी मेरा बच्चों के साथ स्पेंड करने का टाइम है, अब यू हैव टू वेट। तो एक पेरेंट्स ने तो बल्कि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एप्रिशिएट किया कि मुझे अच्छा लगता है ये कि लाइक यू स्पेंड टाइम विद आवर, लाइक हमारे बच्चों आप टाइम स्पेंड करती हैं, तो हमें इस वाले वेट में ना कोई बुरा नहीं लगता। तो ये देखिए, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि एवरीबॉडी हैज़ डन अ वर्स वर्क। हर कोई अपने अपने डोमेन पे अच्छा काम कर रहा है, मगर हम जब ब्लेम गेम खेलना बंद करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी एक बार। क्योंकि ये बच्चे जो हैं, मैं अगर एक हेड हूँ ना, तो इसका सवाल मुझसे भी होगा। अगर आप एक टीचर हैं तो इसका सवाल आपसे भी होगा, और अगर आप मदर हैं तो फिर तो आपसे सारे ही सवाल होने, क्योंकि आपकी द मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट दरसगाह ऑफ फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारे दीन में भी है और हमें ये बात पता है। अच्छा, एक बात जो मुझे यहाँ पे करनी थी कि हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, जो बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन, असमा ने चूँकि पेरेंट्स से बहुत बात माशाल्लाह से की और बहुत अच्छे इनसाइट शेयर किए हैं, तो मैं बहुत इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात यहाँ पे करूँगी कि बेसिकली होता क्या है कि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो क्यों कम होता है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, हम ये बात बोलते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा जब KG 2 में था, प्लीज़ वेट, मेरा बच्चा KG 2 में था तो अमेजिंग स्टूडेंट था, 1 क्लास में 2 क्लास में टॉपर था, इसके ग्रेड्स ग्रेजुअली डिक्लाइन किए उन्होंने। ठीक है, कभी मैं उनसे बात बोलती हूँ, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये आपकी टीचर सही नहीं पढ़ा रही हैं। देखिए, बात ये होती है कि आपका जब बच्चा बड़ा होता रहता है ना एज वाइज, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, उसकी गैदरिंग भी चेंज हो रही है, उसके सोशल सर्कल भी उसका बदल रहा है, फिर वो अपने आपके घर के माहौल को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट भी कर रहा है। तो और अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि उसका कंटेंट भी तो कम था, अब आप कंटेंट देखें कितना ज़्यादा है, फिर आपका बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी है। तो बेसिकली उसमें जो टीचर्स का एक रोल होता है वो ये होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाया कैसे जाए, या उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको बढ़ाना है या फिर आपको उसको मेंटेन करना है। बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टीचिंग मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। तो व्हाट यू कैन डू कि अगर आपके 2 यूनिट्स हैं और आपने 25 मिनट्स तक आपको लगता है कि आपने एक मुश्किल टॉपिक डेसिमल का उनको पढ़ा दिया, तो गिव देम अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, राइट? अब 10 मिनट्स के ब्रेक में अब टीचर कहेंगे हम क्या ब्रेक में लंच करवा दें? ब्रेक में लंच नहीं होता। द वेरी ईजी आप ये करें, आप बच्चों को बोले स्टैंड अप, sit down, stand up, sit down, take deep breath, बच्चे लेंगे। Now extend your arms, extend your front limb, extend your low limbs, extend your like फिस्ट बनाएं अपने ज़ोर से और खूब गहरा सा सांस लें, और लेफ्ट पे देखें, राइट पे देखें। तो द थिंग इज़ दिस कि क्या है इसमें, मतलब कितनी देर लगी आप मुझे बताएं सिंपल, हार्डली 5 मिनट्स। और उसके बाद आप फिर पूछें बच्चों से येस आर यू फाइन नाउ, आर यू रिलैक्स, पर आप उनका एनर्जी लेवल देखें। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ। बिलीव मी, जो एनर्जी लेवल होता है ना वो एकदम से रेज हो जाता है। फिर आपको पता है हमारी ये वाली चीज़,
कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपके बच्चे बहुत थक गए, टायर्ड हो गए, तो आप उनको फिजिटिंग दे दें, ठीक है, हाथों को समटाइम ऐसे ऐसे करके, इट्स ओके, इट्स हम मना करते हैं कि नहीं आप फिजिटिंग नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे एक प्लीज़ वेट अलाउ कर दें, बिकॉज जब बच्चे लिखते रहते हैं एक ही एंगल में तो उनके भी ये जो हाथ हैं ये थक सकते हैं, ठीक है ना, तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। सेकेंडली आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपल बच्चों से कोई भी बात कर लें, जनरल नॉलेज से बात कर लें, कोई भी बात कर लें, लीव देम, छोड़ दें उनको। हम ब्रेक्स नहीं देते क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो सिलेबस ख़त्म कराना है, नो मैटर कि अब उस दिमाग में इतना बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो प्लीज़ गिव देम अ ब्रेक, क्योंकि फालतू है, फिर आप पढ़ाई चले जा रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर से ही जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन स्पैन इसमें भी आपका बच्चे का एकदम से लूज हो जाता है, उसको समझ Connectivity issue, I think so. And Roma has shared a very fruitful insights with us. थोड़ी सी बात मैं करूंगी सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। हम अभी उसी के ऊपर बात कर रही थी। मैं उन्हीं की बात को कनेक्ट करते हुए मजीद बात करूंगी सोशल मीडिया के ऊपर, कि एक तो देखें सोशल मीडिया के फायदों में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो तो ये है कि कनेक्टिविटी हो गई है। आप कनेक्ट हो गए हैं, ओवरऑल ग्लोबल विलेज बन गई है आपकी पूरी वर्ल्ड। आप जो है वो हर जगह की इंफॉर्मेशन, हर एरिया की इंफॉर्मेशन आपके हैंड में है। आप बहुत इजीली जो है वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो, ले लेते हो। आपके पास जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर, एक जो पहले हमें रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरीज में जाना और बहुत मुश्किल थी सारी चीज़ें, अभी हम एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें, और क्लिक भी नहीं, अब तो चैट जीपीटी का टाइम है और मेटा का टाइम है, तो वी डिड ऑल द थिंग्स ऑन अ क्लिक। तो हम कनेक्टिविटी हमारी बहुत बढ़ गई, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत ईजी हो गई है। इसी तरीके से कोलैबोरेट कर पा रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ों से। सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ गया है। स्टडिंग जो है, स्टेइंग अपडेटेड हो गए, हम अपडेट हो गए, हम हर जो करंट सिनेरियोज हैं उससे अपडेटेड हो गए हैं। हमें चीज़ों की इंफॉर्मेशन, ओवरऑल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमें जो है वो इन हैंड है हमारे, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ये सारी चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं। वही, बट जब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो वहीं उसके जो है नुकसानात भी हैं, कॉन्स भी हैं, ऑब्वियसली प्रॉस हैं तो कॉन्स भी हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें अच्छा नज़र आ मिस, रही है डिस्ट्रैक्शन। ये जी, मरियम बोलना चाह रही हैं कुछ? मैं बिल्कुल आपकी मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे आप ही की बात को सेकेंडरी करना चाह रही थी कि पहले भी जो बात हुई कि वो फ़ोकस कम हो गया, तो एग्ज़ैक्टली ये जो इतना सब कुछ वन क्लिक से भी कम अवेलेबल है, जिसकी वज़ह से डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा आ गई है साइंटिफिकली। तो ये सब चीज़ें रिलेट कर रही हैं कि हमें भी उनके साथ, जैसे आपने कहा कि बच्चे को भी समझें और पेरेंट्स को समझने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आपने भी बात की और रुमान ने भी बात की। सो एग्ज़ैक्टली कि अगर हमें ये पता है कि डिस्टर्बेंस भी, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो अच्छा, मैं रिजल्ट्स एक नहीं। कंटिन्यू करना चाहूँगी मरियम, मैं एक्चुअली कुछ कंटिन्यू करना चाहूँगी। आई आई एम सो सॉरी, आई वाज़ डिस्कनेक्टेड। एक्चुअली मैं आपसे एक बात ही करना चाह रही थी कि आपको अगर अपना कंसंट्रेशन स्पैन क्लास में बढ़ाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये होता है, टीचर्स डज़ नॉट नो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिकली, ठीक है? आप अगर किसी जगह पे जाएँ और कोई भी आपको पॉइंट बोले यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, यू टेल मी, तो आपको ना एक ऐसा फ़ील होगा कि मेरी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो लाइक व्हेन आई वाज अ टीचर, तो आई यूज्ड टू डू दिस कि आपको अगर नहीं नाम याद होते हैं ना बच्चों के, तो इसका सिंपल सा ही होता है कि आप यहाँ पे टैगिंग कर दें छोटी छोटी सी, बट एटलीस्ट बच्चे को उसके नेम से कॉल आउट करें। दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि आपको जब भी बॉन्डिंग करनी होती है, तो दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि आपकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों के साथ, ठीक है? तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि आप कभी अपने लेसन में बच्चों को सिंपल आप ये बात बोलेंगे, टुडे वी विल नॉट गोइंग टू रीड एनीथिंग, टुडे वी विल गोइंग टू टॉक, आज हम बात करेंगे अपने साथ। अब मैं लाइक मेरा दिन कैसा गुजरा, आपका दिन कैसा गुजरा, चूँकि वी ऑलवेज यूज टू स्टैंड कि हमें करिकुलम फॉलो करना है, हमें प्लानिंग फॉलो करनी है, बस हमारा यही काम रहता है, ठीक है? मैनेजमेंट को तो बहुत कुछ कर देते हैं, मगर बच्चों का अनफॉर्चुनेटली हमारा रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता। अच्छा, सेकेंडली अपने स्टूडेंट के जब आप लेसन प्लान करते हैं, और इवन इनफैक्ट आपको लेसन प्लान भी हुए हुए मिलते हैं, तो अपने स्टूडेंट की इंटरेस्ट उसमें प्लीज़ मेंटेन करें। और बीइंग अ हेड, लाइक इट इज़ योर प्रायोरिटी कि अगर आपको लेसन प्लान बना हुआ भी कहीं से मिलता है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड कर दें लर्नर्स की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जिससे कि आपकी क्लासरूम एक इंटरैक्टिव क्लासरूम रिफ्लेक्ट करे, नॉट अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। जैसे अभी असमा ने कहा कि वी डोंट हैव अ बिग साइज क्लासरूम, तो वहाँ तो ऑलरेडी हमारा राउंड टेबल हम नहीं कर सकते, इट्स कम्प्लीटली ओके, आई डू अंडरस्टैंड।
मेरे पास भी ऐसे बहुत बड़े क्लासरूम नहीं है, बट एक्चुअली व्हाट आई यूज्ड टू प्लान कि मैं सब बच्चों को नीचे ले आती हूँ और वी हैव अ बिग रूम ओवर देयर, अब हम सर्कल में बैठ जाते हैं, ईच एंड एवरी वन, एंड इवन आई यूज टू सिट एज वेल। ठीक है, आप बैठे एंड देन टॉक टू देम, बात तो करें आप उन बच्चों से। जब आप मौका ही नहीं देंगे बात करने का, तो कैसे आपका वो जो है वो डिस्टेंस खत्म होगा। देखिए, इसकी मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे घर में शादियाँ होती हैं, सम लाइक गर्ल यूज टू कम इन आवर होम, हम जब उसको स्पेस देते हैं तो वो बात करती है ना, हमारा रिलेशन बिल्ट होता है। तो यही सेम चीज़ हमारे अपने स्कूल की भी है। ठीक है, तो ये हमें करना है, मतलब आप ये समझ लें कि ये हमें करना है। आई डू बिलीव कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आई डू बिलीव कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, मगर ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। इससे पहले बहुत सारी प्राइमरी चीज़ें, आप उनको बिलीव करें कि स्मूथ कर लें, आपकी बहुत सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। और ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा इसी एंगल से चीज़ों को देखा है और इसी लेंस से देखा है। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम सिर्फ सेकेंडरी चीज़ों पर काम करेंगे और प्राइमरी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो शायद हम सेकेंडरी में भी वो अच्छे आउटकम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो ये एक हमारा काम है। टीचर्स को पर्टिकुलरली मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें, और आपको करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पैदा करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कि मैं ये बात समझती हूँ कि आजकल के लोगों में कुछ कम हो गई है। ऑब्जर्वेशन के लिए आप जाते हैं तो क्लासरूम एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, और आप राउंड लेने चले जाएँ तो क्लासरूम एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। बच्चा देख रहा है कि डेली तो टीचर नॉर्मली पढ़ाती हैं, आज मैम आ गई ऑब्जर्वेशन के लिए तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ही अलग है। सो बेसिकली व्हाट आर यू टीचिंग टू देम कि वी कैन शोकेस आवरसेल्फ, मतलब जब मैम आई तो हमें कुछ और शो करना है, वरना हम रियलिटी में कुछ और है। तो बेसिकली बच्चों को ये बात सिखाएं कि हमें दूसरों को प्लीज़ नहीं करना, ठीक है, हमें अल्लाह को प्लीज़ करना है। जब हम ये वाली चीज़ें बच्चों में डेवलप कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 7, हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि कहना हम और चाहिए कुछ मरियम, बोलना आप चाह अपनी रहे बात होते हैं। कंप्लीट कर लें। मरियम, आप अपनी बात हम्म। कंप्लीट कर लें, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आर यू हियर? मरियम, एक वी बात कैन कही वेट थी फॉर हर। सोशल मीडिया की कि हम उसकी हमने जो सॉरी, पॉइंट एक्चुअली थे वो मुझे बीच में कॉल लगी थी, डिस्कनेक्टेड। श्योर श्योर, यू कैन आई कंटिन्यू गॉट मरियम। डिस्कनेक्टेड। अपनी बात मैं कंटिन्यू एक्चुअली मैं करें, आप हम लोगों की बात को वंडरफुल। सेकंड कर रही थी उस वक्त ना, कि जब डिस्कस कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजीज अगर हम यूज करें तो हमें बहुत अच्छा जो है ना वो एक हेल्दी किस्म का लर्निंग एनवायरनमेंट और अच्छा आउटपुट मिल सकता है लर्नर्स का। थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होती हैं, बाकी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस हो जाती हैं। और ये एफर्ट्स वो होती हैं जो हमें अपने नॉर्मल, सारे टीचर्स लाइक अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर। हाँ, तो हमें अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के करना है, सिंपल। जब मैं अपनी टीचर से बात करती हूँ तो इवन मैं हमेशा ये बात करने की कोशिश करती हूँ कि अपने नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हट के कर लें, बस, और कुछ भी नहीं करना। जब आप डेली थोड़ा 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 करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे, तो डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्म होती हैं चीज़ें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज फॉर ऑल ऑफ अस। थोड़ा सा और लास्टली बस एक चीज मैं शेयर करना दीदी देख चाहूंगी। लो। तमाम टीचर्स को जो हमें सुन रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, उनको प्लीज कहना चाहूंगी कि हमेशा जिस भी क्लासरूम में जाएं, जी मरियम, बेटा। आई थिंक योर जिस भी माइक इज क्लासरूम में अनम्यूट। आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, अच्छा, जिस क्लासरूम में भी आप जाएं, जो भी आपकी क्लास साइज हो, जो भी क्लासरूम हो, अपने लर्नर्स की प्री असेसमेंट जरूर करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लर्नर कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो कहाँ मौजूद है, किस लेवल के ऊपर है। जब आपको ये चीज पता होती है, आप अपने लेसन को उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करते हो, आपके जो बहुत सारे मसाइल हैं वो वहीं केटर हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको अगर आप जाएं और आप जाके वही बात बच्चे को पढ़ाएं जो उसे ऑलरेडी पता है, वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर कोई मूवी हो डिस्ट्रैक्ट जो होगा। मैंने आपने पहले से देखी भी हो, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। हमें पता अच्छा अब आगे ये सीन होंगे, तो वाई वी गोइंग टू वॉच दैट मूवी, तो हम नहीं देखते उसे इंटरेस्ट से। जबकि जब हम वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो हमने बहुत इंटरेस्ट से देखी थी कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो वही सेम चीज एक टीचर के लेक्चर में होती है। अगर आप बच्चे को असेस ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा वो किस लेवल पे है। और समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी क्लासरूम में जाते हैं, हम अपना एक ऑब्जेक्टिव प्लान करके जाते हैं कि आज मुझे इस क्लास को ये टॉपिक पढ़ा देने हैं, और उस क्लास का लेवल शायद उससे अप होता है। तो वो ऑलरेडी आपको जो है, वो जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इंक्वायरी मेथड के ऊपर जाएं। यू शुड गो विद द सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। और जब आप सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग पे जाते हैं, बच्चे से इंक्वायर करते हैं, लेसन को क्वेश्चंस के जरिए शुरू करते हैं,
प्री क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि बच्चा ऑलरेडी, और समटाइम ऐसा होता है कि आपके वो प्री क्वेश्चंस में पूरा लेसन निकल जाता है और आप जो कुछ आप पढ़ाने जा रहे थे वो बच्चे के आंसर्स में कवर हो जाता है। तो आपको वहां बिल्कुल टेंशन ना लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि आपकी इस क्लास का लेवल कहाँ पर है। तो आप अपना जो नेक्स्ट लेसन है उससे अच्छा, उससे बेहतर, उससे आगे का प्लान करके आए, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो कहाँ है। और समटाइम ऐसा होता है कि आपको अंदाजा होता है कि लो बच्चे तो बहुत कहीं पीछे हैं, उनको तो जहां मैं पढ़ाने आई हूँ वो ऑब्जेक्टिव पे तो ये भी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मुझे अभी इसके बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर्स को भी पीछे से जाके इन्हें कवर कराना। तो ये प्री असेसमेंट टीचर के लिए बहुत जरूरी है, उसे अपने स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। जब वो जान लेगा तो उसके सारे मसले, क्लास डिसिप्लिन के मसले, दूसरे मसले जो ये क्लास के अंदर बच्चे फील करते हैं कि उनको जो है वो कम तवज्जो दी जा रही है, दूसरे बच्चा इसका फेवरेट है, वो सब इश्यूज खत्म हो जाएंगे जब आप पूरी क्लास को साथ लेते हुए इंक्वायरी मेथड के साथ उनको असेस करते हुए। तो लास्ट बस मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती थी, एक स्ट्रेटजी आपको शेयर इसमें करना मैं चाहती एक थी। चीज़ ऐड करूँगी अस्मा। एक चीज़ होती है जो हम टीचर्स ट्रेनिंग में हमेशा कहते हैं, एक अनाउंस टॉपिक, प्री अनाउंस टॉपिक, कि आपको अगर कुछ एक पढ़ाना है ना, कोई भी लेसन, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पैशनेट टू टीच दैट टॉपिक, तो आप उसको अनाउंस कर दें। ठीक है, 2 days प्रायर आप उनको उसको अनाउंस कर दें। अब अनाउंस कैसे करना होता है कि या तो आप कुछ भी शॉर्ट बोर्ड पे लिख दें, समथिंग न्यू इज़ कमिंग रिलेटेड विद द प्लांट ग्रोथ, ठीक है, आफ्टर 2 days, या फिर आपने उसको बोर्ड पे एक बड़ा अच्छा सा बना के लिख दिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे बिकम वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि अब क्या होने वाला है। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स कौन से लेवल पे स्टैंड करते हैं। एक बात, इफ़ यू नो कि दे नो ऑलरेडी सो मच अबाउट इट, तो फिर आपको उसको उसी तरह करना है। इसका एक सबसे अच्छी वो है कि टीचर अपना होमवर्क कर कर आएँ। हम कभी भी अगर ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं तो उसमें आप ये चेक करें, मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर का अपना होमवर्क नहीं हुआ होता। तो जब आपका अपना होमवर्क नहीं है तो हाउ डू यू विल गोइंग टू मीट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेवल, पता ही नहीं होगा आपको। जब, और एक बात, अगर आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप समझें आपके पास 35 दिमाग हैं। हर बच्चे का माइंड में रखते हुए एक्टिविटी प्लान कर लें कि यार ये डिस्ट्रैक्ट करेगा मुझे इस वाली एक्टिविटी में, इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो हम तो ऐसे ही आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपके डिसिप्लिन इश्यूज भी आएंगे, फिर आपके वाले इश्यूज आएंगे कि ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, बैक बेंचर्स है, तंग करता है, क्लास में कैनेस्थेटिक लर्नर है, मूव करना है। कैनेस्थेटिक लर्नर्स आर लर्नर्स, वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं, उनका लर्निंग स्टाइल ही ऐसा है, लेकिन दैट इज़ योर फॉल्ट कि आपने उनके लिए कुछ प्लान ही नहीं किया, आपने उनको छोड़ दिया है, तो वो क्या करें। सो दैट्स वाई वॉट आई सेट कि सबसे पहले लर्निंग स्टाइल्स मालूम कर लें। जब आपको लर्निंग स्टाइल्स पता होंगे तो फिर आपके सारे इशूज़ खत्म हो जाएंगे। और होप सो कि वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट फ्रॉम रिसर्चेज एंड एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, कि आप लोगों को आज के हमारे डिस्कशन में काफ़ी हेल्प हुई होगी समझने में। और इंशाअल्लाह ताला विल वी मीट यू सून, Asma and me, in the next episodes of the strategy lab from the platform of Cenepra. Once again, thank you very much, Cenepra and Ms. We Saida will Kurtula, come for up with the providing new us. strategy. Yes, we will going to Thank come you. up with different strategies and different topics, inshallah ta'ala. Thank you very much, and Sure. please stay tuned. And you can also suggest if you people want us to discuss something new, which you want us to discuss, तो आप लोग भी अपने comments में इस चीज़ को please suggest कर सकते हैं. We would love to see it. ठीक है? Thank you very much for being stayed with me. Okay, Asma. Thank you. Allah. Allah Hafiz.